सम्मेलन भारत क्षेत्र 2 के इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में उपस्थित राज्यसभा के उपसभापति आदरणीय श्री हरिवंश नारायण सिंह जी, बहुत अच्छे पत्रकार रहे, लेकिन जब सदन चलाना हुआ तो कभी भी पत्रकारिता की तरफ देखा नहीं। सदन चलता भी ऐसे ही है, सबका साथ सबका विकास। पक्ष और विपक्ष अपने बातों को रखता है और पीठ सबको समझ करके उस प्रकार का निर्णय लेता है। मैं हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल होने के नाते आपका अपने प्रदेश में स्वागत करता हूं। हमारे बगल में बैठे हुए अपने अनेक निर्णयों से बहुत स्मूथली हिमाचल प्रदेश की विधानसभा को चलाने का जिन्होंने रिकॉर्ड स्थापित किया, ऐसे श्रीमान कुलदीप सिंह पठानिया जी, पक्ष और विपक्ष सबको जोड़ करके चलने का सरकार तो इधर उधर करती है, लेकिन उप मुख्यमंत्री जी सबको जोड़ करके चलते हैं। श्री मुकेश अग्निहोत्री जी विधानसभा के उपाध्यक्ष श्रीमान विनय कुमार जी, विभिन्न प्रदेशों से आए हुए माननीय अध्यक्षगण, उपाध्यक्षगण, मुख्य सचेतक, सचेतक, विशेष रूप से आमंत्रित उत्तर प्रदेश विधानसभा के ऊर्जावान अध्यक्ष श्री सतीश महाना जी भी, हिमाचल प्रदेश विधानसभा के सम्मानित विधायकगण, सभी अधिकारीगण, मीडिया से जुड़े हुए मित्रों, मुझे लगता है कि आप सभी लोग इस अद्भुत सत्र की कल्पना पहले कभी नहीं की, लेकिन अपनी वार्ता से, अपने संपर्क के आधार पर हमारे विधानसभा के अध्यक्ष जी ने हिमाचल प्रदेश में उसको संभव करके दिखाया कि उसकी चर्चा भी अखबारों में भी, मीडिया में भी बहुत अच्छी है। इस नाते यह जो आयोजन हुआ उसकी मैं सराहना करता हूं। आज मुझे एक दूसरे रूप में बोलने को मिल रहा है। ऐसे ही सदन के अंदर आकर के कभी मुझे कहना पड़ता है भाई लोग, और ऐसे ही सदन के अंदर
जिन विषयों पर आप सभी लोगों ने विचार किया है, मंथन किया है, उस पर अपनी बात रखने के लिए आया हूं, क्योंकि तब तो अध्यक्षता करने वाले अध्यक्ष जी मेरे बगल में बैठे रहते हैं और जो ये लिखवा करके दे देते हैं, मैं उसको वही करना पड़ता है। आज कुछ इससे हट करके, क्योंकि गवर्नमेंट, और ये सही है, राज्यपाल का विषय जब होता है, निर्णय भले ही गवर्नमेंट लेती हो, लेकिन ऑर्डर को अनबिहाफ गवर्नर होता है, राज्यपाल होता है। तो ऐसी परिस्थितियों में लोकतंत्र की एक अच्छी स्थिति सरकार और राज्यपाल के बीच की रहती है। हमें इस बात की प्रसन्नता है कि इसका शुभारंभ लोकसभा के माननीय अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी ने किया। इसके प्रति वो भी बहुत आग्रही रहते हैं कि हर जगह विधानसभाओं का स्तर उठे, नीचे। लोकसभा में भी उन्होंने उसको किया और उस स्तर को बनाए रखने में राज्यसभा में हरिवंश जी ने तो रिकॉर्ड स्थापित कर दिया। मैं रहा हूं, मैंने देखा है कि किस प्रकार से सत्ता पक्ष के, सरकार के मंत्रियों को भी पीठ से एक पीठासीन अधिकारी के रूप में माननीय हरिवंश जी ने कहा कि अगर वो नई समय से आए तो मंत्री जी आप विलंब से आए, हम दूसरा विषय ले चुके हैं, इस नाते उसको नहीं, अब भी नहीं। साहस होना चाहिए, जो इन्होंने करके दिखाया। विषय कई थे और वास्तव में इन विषयों पर विचार, जैसा कि अभी माननीय हरिवंश जी ने किया कि खूब अच्छी तरह से लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए। मुझे लगता है कि अच्छी तरह से शब्द मैं इस नाते कह रहा हूँ कि हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल हूँ, तो यहाँ के सदस्य भी बहुत ही अच्छी तरह से और स्मूथली, बड़ी पढ़ाई के साथ अपने विचारों को हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में रखा। सबको सुना, पक्ष है चाहे विपक्ष है, जो भी है, बड़ा तालमेल के साथ अपना करते हैं। तीस जून को राज्य संसाधनों के प्रबंधन में विधायिकाओं की भूमिका एवं राज्य के विकास, इस विषय पर आप लोगों ने चर्चा की। और अंत में जो होता है कि अध्यक्ष के निर्णय के अनुसार ये होता है कि इसको पास किया गया, वो सर्वसम्मत से माना जाता है। मैंने श्री ऋषि मोदी जी, मैं एक मंत्री के रूप में, वित्त विभाग के मंत्री के रूप में मैंने देखा कि आज बड़े स्पष्ट शब्दों में ये कहा जाए तो भारत सरकार ने एक निर्णय लिया और जो जीएसटी काउंसिल बना, अब मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि शायद प्रदेश की विधानसभाओं में एनानिमस निर्णय नहीं होता होगा, लेकिन एक
काउंसिल ऐसी है, जीएसटी काउंसिल, प्रदेशों में किसी की भी सरकार रहे, लेकिन जीएसटी काउंसिल सर्वसम्मत से अपनी हर बैठक का निर्णय लिया करती है, सर्वसम्मत से। कोई भी सरकार हो, अपनी बात को वित्त मंत्री आए या जिस मंत्री को नॉमिनेट किया जाए वो आए, सब आते हैं, अपने विषय को रखते हैं। अगर एक बार में नहीं सर्वसम्मत होता है तो मैंने ये भी देखा है कि दूसरी बार में, तीसरी बार में, लेकिन निर्णय उस पर सर्वसम्मत ही हुआ और तब वो पास होता है। 5 वर्षों तक हम प्रत्येक प्रदेश के घाटे को पूरा करेंगे। जीएसटी काउंसिल ने यह निर्णय लिया तो भारत सरकार भी पूरी तौर पर जीएसटी काउंसिल के उस निर्णय का पालन किया और 5 वर्ष तक जो भी नुकसान राज्यों को हुआ उसको देने का काम भारत की सरकार मजबूरी नहीं, जीएसटी काउंसिल के निर्णय का आदर करते हुए करने का काम। 2000 करोड़ हुआ, 4000 करोड़ हुआ, 5000 करोड़ हुआ, लेकिन भारत सरकार ने उसको देने का काम किया। 5 वर्ष के बाद स्वाभाविक रूप से सभी लोगों को, सभी सरकारों को अपने अनुसार उस प्रदेश के संसाधन का विकास करना है। वो विषय है, मैं कह सकता हूं लोकतंत्र में विधायिका केवल कानून बनाने का माध्यम नहीं, बल्कि यह राज्य के समग्र संसाधनों, आर्थिक, प्राकृतिक व मानव संसाधन के न्याय संगत, पारदर्शी और उत्तरदायी उपयोग की दिशा तय करने वाली संस्था। विधायक अपने क्षेत्र की बात करता है कि हमारे क्षेत्र में ये कमियां रह गई, सरकार से आग्रह करता है कि इसको पूरा किया जाए। सरकार ये बताती है कि देखिए भाई ये परेशानियां हैं, मंत्री खड़ा होकर के बताते हैं परेशानियां हैं, फिर भी हम प्रयत्न करेंगे, कर देंगे। ये पर्वतीय क्षेत्र है, नॉर्थ ईस्ट के प्रदेश और ये सारे पर्वतीय क्षेत्र, इसके संसाधनों को पूरा करने का दायित्व तो भारत सरकार, शर्तों के आधार पर भारत सरकार 90% बजट जो होता है उसके भाग को देने का काम है। 90% सरकार का 10% करना है। अब यहाँ तो 90% 9 है, पूर्वोत्तर में तो वो 10% का अपना दिखाते हैं और वो अभी 10% उनके बजट पास करने में मिल जाता है। 100% भारत सरकार करती है। ये बजट की आफत है। उसके अतिरिक्त अन्य, अभी आज ही सरकार के एक मंत्री का वक्तव्य मैंने पढ़ा, जिस वक्तव्य में उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार ने 3000 कुछ करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश के सड़कों के लिए देने का पास किया है, दे रही है। मैं इस बातों को इस तरह कोट करना चाहता हूं, वैचारिक बहमत होने चाहिए, लेकिन जो हनुमान जी ने कहा सबका साथ सबका विकास, तो जब बहस होनी चाहिए तो इस पर भी होनी चाहिए कि हमारे पास आर्थिक संसाधन क्या है। तो उस आर्थिक संसाधन के आधार पर हमें निश्चित रूप से यह तय करना चाहिए कि ऐसे विधायिकाओं की जिम्मेदारी बनती है कि वे बजट, नीतियों, योजनाओं के निर्माण एवं निगरानी में सकारात्मक
दूरदर्शी और जनहितकारी भूमिकाएं निभाए। हमें भी तो यह तय करना है, ताते पाँव पसारिए जाति लंबी सौ। हमारी चादर जितनी है हमको अपने पैर उतने पसारने चाहिए, अन्यथा अगर नहीं पसार हुए करते हैं, चादर छोटी है तो हमको अपना पैर थोड़ा सिकोड़ करके रख लेना चाहिए, हमें ठंडक न लगे। लेकिन अगर ठंडक लगती है तो उस चादर को कैसे आप जिम्मेदार ठहरा सकते हैं? उसका तो एक अपना हुआ है। तो स्वाभाविक रूप से इस पर हम सभी लोगों को योजनाओं का विचार करते समय अपने संसाधनों को देखना चाहिए। यह संघवाद के आधार पर है और मैं नहीं समझता हूं कि अनेक राज्य जो है वो भारत सरकार चाहे कभी भी किसी की भी रही हो, लेकिन भारत सरकार सभी दृष्टि से सोचने का काम करती है। हमें अपने संसाधनों पर जरूर ध्यान देना चाहिए। मैं अध्यक्ष जी के समक्ष इस बात को आग्रह कर रहा हूं कि जब भी यह विषय आता है तो आपसी तौर पर विधायकों में बहस होनी चाहिए, सरकार को अपनी बात रखनी चाहिए और रखने के बाद उस प्रकार के निर्णय लेने चाहिए जिससे जनता को भी अच्छा लगे। और विधायक जब अपने अपने क्षेत्र में जाए तो विधानसभा में कुछ पास हो जाए और वो न पूरा हो तो भुगतना तो विधायक को पड़ेगा। तो इस नाते उसका भी मान और सम्मान रखना चाहिए। मैंने इस विषय को इस नाते रखा है, कई बार ये विषय आ जाते हैं, सरकारों के बीच तालमेल बिठा करके लोकतंत्र को मजबूत किया जा सकता है। सरकारों पर केवल इस प्रकार की उपेक्षा हो रही है और इनका करके नहीं, अगर तथ्यों के साथ इसको कहा जाए तो मुझे लगता है कि यह काफी अधिक प्रभावित स्थिति रहेगी। इस सत्य मैं महसूस करता हूं कि एक बात जो अभी माननीय हरिवंश जी ने कहा, अध्यक्ष जी बजट जब पास होता है, आगे के संदर्भ में जो बजट पास होता है, क्या विभागों के तौर पर उस बजट को पूरी तौर पर खर्च करने का काम हुआ कि नहीं हुआ, इसकी भी समीक्षा होनी चाहिए। सरकार की जो रिपोर्ट आती है, मेरे पास आती है, तो मैं भी इस बात को कर सकता हूं कि हम अपने संसाधनों का रोना तो रोते हैं, लेकिन हम कभी इस बात को नहीं देखते हैं कि जो हमने विधानसभा के बजट के अंतर्गत पास किया है, क्या उन विभागों ने उस पैसे का पूरी तौर पर निस्तारण करने का काम किया है कि नहीं किया। अनेक ऐसे विभाग मैं आपको बता सकता हूं जो निश्चित तौर पर राज्य के विधानसभा से पास किए बजट को पूरी तौर पर खर्च ही नहीं किया है और बाद में मार्च के बाद लैप्स ही तो होगा, लैप्स होगा तो पैसा फिर आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि लगेगा कि नहीं आपकी आवश्यकता नहीं है, भारत सरकार देगी नहीं, नुकसान तो प्रदेश का होगा। और अगर किसी अधिकारी के नाते नुकसान होता है तो मुझे लगता है कि इस पर गंभीरता पूर्वक आपको अलग अलग विभागों की बैठक अगर आवश्यक समझते हो तो आप बुलाना चाहिए, मुख्यमंत्री जी के साथ बुलाना चाहिए, मंत्रियों के साथ बुलाना चाहिए, ताकि सही अर्थों में जो पैसे हैं वो पूरी तौर पर खर्च हो। इससे विधायकों की ताकत बढ़े, लोकतंत्र की ताकत बढ़े। कोई ये नहीं जानता, जनता के लोग नहीं जानते हैं कि इस विभाग को कितना मिला है, कितना खर्च। वो तो ये जानते हैं कि हमारे विभाग के विधायक ने ये कहा कि हम इसको पूरा करेंगे, पूरा क्यों नहीं। इस नाते गंभीरता के साथ इस पर विचार करने की बात करनी चाहिए। एक दूसरा विषय दल बदल, वो संविधान की 10वीं अनुसूची के अंतर्गत अयोग्यता की धारा है।
बहुत समय से ये बात चली आ रही। पहले तो लोग इधर से उधर चले जाते थे, आचार्य नरेंद्र देव जी से कम होते थे, इनका दूता कोई होता था। और जो साहस करके, मुझे ध्यान है कि दल बदल की परंपरा है कब से, जब केरल में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार, और कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार को जब गिराया गया, उसके बाद धीरे 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 दल बदल का विषय सामने आया। चलो नहीं तो हम बना लेते हैं। और पहली सरकार थी देश में स्वतंत्रता के बाद जो केंद्र के सरकार के द्वारा बर्खास्त की गई थी, पहली सरकार थी। फिर जब पहली सरकार बर्खास्त की गई थी तो राज्यपालों की भूमिका में उसमें कौन सवाल उठना है? लेकिन उठा, क्योंकि राज्यपाल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। वो रिपोर्ट देखा, तब रिपोर्ट मांग ली जाती थी, अब रिपोर्ट की दूसरी स्थिति है।